आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। लोकसभा इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी में खलफशार मचा हुआ है। कश्मीर से लेकर आसाम तक बगावत के सुर तेज हो गए हैं। केरला के टीएच मुस्तफा, गुजरात के शंकर सिंह वाघेला, एमपी के गुफरान आजम से लेकर गांधी खानदान के करीबी दिग्विजय सिंह तक राहुल की क़यादत पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के इक़्तिदार वाली रियासत में भी बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। इन हालात में क्या कांग्रेस को बचाने के लिए पार्टी की क़यादत को बदलने की जरूरत है? क्या सोनिया गांधी को अब प्रियंका को आगे करना चाहिए? हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए क्या मजबूत कांग्रेस की दरकार नहीं है? इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी जी, भी समाजवादी पार्टी के लीडर आसिम वकार। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी पूर्णिमा त्रिपाठी, जो फ्रंट लाइन की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और तज्ज़ियाकार हैं और बहुत गहरी नजर है इनकी राजनीतिक सरगर्मियों पे। आप सभी का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम खुली बहस। मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी सियासी जमात कांग्रेस में इन दिनों खलफशार मचा हुआ है। पार्लियामानी इंतखाबात में करारी शिकस्त से परेशान होकर पार्टी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तरह तरह की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का यह अंदरूनी खलफशार कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पार्टी को इससे पहले भी कई बार ऐसे हालात से गुजरना पड़ा है, लेकिन हर बार पार्टी लीडरान ने उस पर काबू पा लिया है। पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी की क़यादत पर उंगली उठाने से शुरू हुई इन तल्ख आवाजों ने अब दूसरी शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसकी गूंज अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुनाई देने लगी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे लेकर फिक्रमंद जरूर है, लेकिन उसका कहना है कि बड़ी पार्टियों में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। बड़ी पार्टी होती है, कुछ न कुछ होता रहता है। बड़ी पार्टी होती है, कुछ न कुछ होता रहता है। पार्लियामानी इंतखाब के नतायज के वक्त ही प्रियंका गांधी को आगे लाने का मुतालबा किया जाने लगा था, जबकि राहुल गांधी की क़यादत पर मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों से भी आवाजें उठने लगी। इन बगावती आवाजों को झुठलाने में लगी कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पार्टी की इक़्तिदार वाली रियासत महाराष्ट्र से कदावर लीडर नारायण राणे ने रियासत के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान को निशाने पर लेते हुए कहा था कि मौजूदा क़यादत के तहत असेंबली इंतखाबात लड़ना पड़ा तो उसका हश्र भी लोकसभा इंतखाबात की तरह ही होगा। हालांकि वजीर आला ने रियासती सदर के साथ मिलकर मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुद को नाकाम होता देख मामले को दिल्ली भेजना ही मुनासिब समझा। आलाकमान के बुलावे पर नारायण राणे दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन बावजूद इसके वो पूरी तरह मुतमईन नजर नहीं आए। जो मेरी उनसे कल बात हुई थी और आज की बात, दोनों की जो विवरण है मैं हमारे पक्ष के, हमारे पार्टी के जो प्रभारी है उनसे बात करूंगा और उसके अगली स्टेप उन्होंने जो भी इच्छा प्रकट की है उसके बारे में चर्चा के बाद हम निर्णय लेंगे और किस स्तर पे और चर्चा करनी है। तो विश्वास रखना मेरा काम है ना। किस तरह की उम्मीद रखते हैं? क्या बात है, किस तरह की बात है, थोड़ा सा क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, आश्वासन नहीं दिया गया। मैं इस्तीफा जिस वजह से दिया हूँ और मेरी जो शिकायतें थी उस सब के बारे में उनको जानकारी में देने के बाद उन्होंने कहा है कि आज शाम को वो आदरणीय सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष उनको मिलने वाले हैं और मैं जो बताया उसके बारे में वो सभी बात सोनिया गांधी से बोलने के बाद वो जो भी डिस्कशन होगा और जो निर्णय होगा वो मुझे वो बताएंगे। बदलते हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के सियासी हालात भी बदले और कांग्रेस ने वहां अपने पुराने साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ते हुए अकेले असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश में लगी थी। तभी वहां से भी नाराजगी की आवाज उठने लगी, जहां काफी अरसे से पार्टी ज़ेर इक़्तिदार है। रियासत के वजीर तालीम और कांग्रेस के गैर मुतमईन अराकीन असेंबली के लीडर हेमंत बिश्व शर्मा ने गवर्नर जेबी पटनायक को अपना इस्तीफा सौंप कर हलचल मचा दी। Now the entire purpose is
that let me float 2000 up to 2016. Then what happened after that, I am not bothered. So after that, we considered everything, and thereafter I say we have decided that continuing under the Gogoi ministry is not advisable mentally, physically, politically, because now it is no longer advisable for anybody to work under Chief Minister Gogoi mentally, physically, politically, nowhere. It is no longer advisable. So I have decided to tender my resignation. I have already tendered my resignation to His Excellency Governor of Assam, and I am also sending another copy of my resignation to the Chief Minister of Assam after this press conference. पार्टी के अंदर जारी लीडरान की नाराजगी पर कांग्रेस काबू पाने की कोशिश में तो लगी है, लेकिन ये आवाज और तेज हुई तो आने वाले इंतखाबात का मुकाबला करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। कई रियासतों के लीडरान तो पार्टी क़यादत पर ही सीधे उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठना लाजमी हो जाता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने मौजूदा कायद पर ही भरोसा करती है या किसी और नाम पर भी गौर करेगी। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, बिल्कुल साफ है कि इस पार्टी में कश्मीर में प्रॉब्लम है, आसाम में प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है, हरियाणा में प्रॉब्लम है, दिल्ली में प्रॉब्लम है। आप लोगों ने देखा हो चंद दिन कबल किस तरह से कांग्रेस के 6 एमएलएज दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पार्टी लाइन के खिलाफ बातचीत करते हुए टीवी चैनल्स पे दिख रहे थे। अभी हम लोगों ने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के एमएलए हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, नारायण राणे ने रिजाइन कर दिया है। आखिर कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के स्पोक्समैन राजीव त्यागी जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कांग्रेस में क्या हो रहा है। राजीव जी, क्या हो रहा है? क्या ये जो बात चल रही थी कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो जाएगी इलेक्शन के बाद, उसी की एक शुरुआत तो नहीं है, बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कांग्रेस? देखिए फैसल साहब, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। नहीं, आप बताइए, आसाम में आपको लगता है इतना मजबूत स्टेट था, वहां ये हाल है, महाराष्ट्र में कांग्रेस, आपको लगता है कांग्रेस? मुझे लग रहा है आप लोगों की जिस तरह की चीजें दिख रही हैं उससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप क्राइसिस है, कहीं ना कहीं इंटरनल क्राइसिस है। दो चीज कहना चाहूंगा जी। 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ जी, उसके बाद कांग्रेस लगातार 63-64 साल संघर्ष करके देश को आजाद कराती है। उन 63-64 साल में अंग्रेज कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी के तो बिसात किया है। नंबर तो आप भारतीय जनता पार्टी की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं, इसलिए जॉली साहब, विजय कुमार जॉली फोन लाइन पे आप जवाब देंगे। आने दीजिए भी जॉली जी को भी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक पार्टी में और प्रत्येक मुल्क में, मुल्क की बात भी कर रहा हूं, ऐसे दौर आते हैं। उन दौरों से निकलना आपको आना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी जानती है कि ऐसे समय से कैसे बाहर निकला जाता है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत अच्छे शॉक ऑब्जर्वर्स हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत हैं वही भारतीय दर्शन के सिद्धांत हैं कायदे में। इसलिए कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस हमेशा मध्यम मार्गीय पार्टी रही है, बीच के रास्ते पे चलने वाली पार्टी रही है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है। प्रत्येक कांग्रेस पार्टी की विशेषता यह है कि उसके गुलदस्ते में प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के फूल हैं जिनको सहेज के रखना चाहती है, सहेज के रख करके आगे मुल्क को। आपसे मैंने ये पूछा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी रिवोल्ट झेल रही है, जिस तरह से रेबेलन हो रहा है, हर जगह लीडरशिप को लेकर के इश्यूज उठ रहे हैं, अलाइज को लेकर के इश्यूज उठ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को चैलेंज है, यहां तक ये हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपकी एलाई थी वो आपसे हट रही है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में आपकी एलाई है वो आपसे किनारा करने की कोशिश कर रही है। कल को अगर कल को जी मैं किसी बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच जाऊं जी, तो कांग्रेस की वजह से पहुंचूंगा, और उसके बाद कांग्रेस को कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं कांग्रेस को कहूं नहीं आज कांग्रेस का मैं साथ नहीं दूंगा, कांग्रेस की सेवा नहीं करूंगा, तो मैं एक शेर से अपनी बात कहूंगा, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, बस वही तेरे चाहने वाले होंगे। कांग्रेस को आज उन लोगों की जरूरत है जिनके होठों पे तो हंसी हो, पांव में छाले रख के वो कांग्रेस के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, और कांग्रेस को मजबूत करके देश को मजबूत करें। ऐसे लोग की हम लोग संघर्ष का मैं उन लोगों का बहुत विरोधी हूं जो आज कांग्रेस के बुरे दिनों में, कांग्रेस के ऐसे दिनों में जब उसको कांग्रेस को अपने पूतों की सपूतों की सबसे आवश्यकता है, कांग्रेस के बुरे दिन हैं, निश्चित रूप से अवसरवादी लोग। चलिए, आपने एक बात मानी राजीव त्यागी, कांग्रेस के बुरे दिन है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार जॉली जी जुड़ गए हैं, जो हमेशा जिनकी पार्टी ये कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जॉली साहब जी,
आप लोग हमेशा कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब तो अच्छे दिन आ गए होंगे, कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्त प्राय लग रही है। क्या लग रहा है कि जो मोदी जी का जो एक सपना था, जिसकी हमेशा चर्चा थी, हमेशा बोलते थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, जिस तरह से कांग्रेस में बगावत हो रही है, जिस तरह से उनके एलाइज उनको छोड़ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की लीडरशिप को चैलेंज है, क्या लगता है कि मोदी जी ने जो कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उसकी तरफ देश जो है बढ़ रहा है? देखिए, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर जहां सत्ताधारी पार्टी की अहम भूमिका होती है, वहां पर विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। आजादी के 1947 से लेकर अब तक अगर कुछ अरसा छोड़ दें तो पहले भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका का निर्वाह किया है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पूरे देश की राजनीतिक पटल से हटे या मिटे। मोदी जी तो ये कहते हैं, इसका निर्णय तो देश की जनता ने किया है। और आज जो 1885 की बात मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कर रहे थे, मैं उनको बड़े अदब से बताना चाहता हूं, ये 2014 है, ये बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है। अगर आप देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं तो आप 100 वर्ष क्या, आप 200 वर्ष पुरानी पार्टी भी होंगे, आपको जनता अपने पटल से और मानस से हटाने में 1 मिनट का भी देरी नहीं करेगी। और आज ये वास्तविकता है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल उस सिंकिंग शिप की तरह हैं जो बीच समुद्र में तो खड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें से जो यात्री हैं, वो उस जहाज को छोड़कर पलायन करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए हमारा तो ये मानना है, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस लोकतंत्र के अंदर उसको जीने का और अपनी दुकान चलाने का पूरा हक है। लेकिन अगर कोई, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो दुकान चला रही है? भारतीय जनता पार्टी कौन सी दुकान चला रही है जॉली साहब, जरा तो ये बता दीजिए। सीटें नहीं ले पाती है तो ये उस पार्टी को स्वयं आत्मविश्लेषण करने की आज बहुत अधिक आवश्यकता है। जॉली साहब, त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब ने बड़ी खूबसूरती से और बड़ा दिल रख के स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी को देश का आवाम सन 47 से लेकर आज तक कई बार नेग्लेक्ट करता रहा और ज्यादातर कांग्रेस को चुनता रहा जी। तो इसका मतलब कांग्रेस में कुछ विशेषताएं तो रही होंगी, कांग्रेस ने आवाम की सेवा की होगी, तभी लोग बाग चुनते रहे। इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस के बारे में मैं स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार पे जिस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए था, उतना एक्ट हम नहीं कर पाए, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा हमारे अगेंस्ट बना जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले कि उसमें कोई विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उन्हीं नीति और कार्यक्रम को आगे चलाने की बात करती है। मैं बताता हूं, उन्हीं नीति और कार्यक्रम को आगे चलाने की बात करती है, चाहे वो बजट का मामला हो या कोई भी और नीति, विदेश नीति हो, जो कांग्रेस की स्थापित की हुई नीतियां है। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा जॉली साहब से, राजनीति या राजनीतिक दल दुकान नहीं चलाते हैं। दुकान चलाने वाले लोग बाग आपके पास होंगे, आपके लिए आपके यहां सियासत व्यवसाय होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए सियासत हमेशा सेवा का माध्यम रहा है, सशक्त माध्यम रहा है। निश्चित रूप से गलतियां होती हैं, गलतियों के लिए मैं आवाम से सर झुका करके मैं बिल्कुल माफी मांगता हूं। जो हमने गलतियां की उसके लिए माफ करें। हम लोग आगे बहुत अच्छी चीजें लेकर के आएंगे, अच्छे कार्यक्रम लेकर के आएंगे, हमारे साथ हम लोग फिर दोबारा से आवाम से समर्थन हासिल करेंगे। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वकार साहब लखनऊ से जुड़ गए हैं। वकार साहब के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बातचीत सुनी कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है राजीव त्यागी जी, उनकी भी, और बीजेपी के जो स्पोक्समैन है विजय कुमार जॉली जी, उनकी भी। आप क्या कहिए वकार साहब, क्या कांग्रेस का खात्मा दिख रहा है आपको, या लग रहा है कि नहीं कांग्रेस, ये जो अभी शौक इसको लग रहा है, हालांकि राजीव त्यागी ये कह रहे हैं कि नहीं उसके पास बहुत शौक ऑब्जर्वर है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ शौक ही शौक दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जो इतने झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, इससे उबर पाएगी कांग्रेस? फैसल साहब, आज ही जो है ना 3 सीट उत्तराखंड में कांग्रेस जीती है विधानसभा की। जी जी फैसल साहब, जी फैसल साहब, मैं बोलूं, मैं अपनी बात जी हाँ बोलिए, इजाजत है मुझे? जी देखिए, मैंने अभी राजीव त्यागी जी की बात सुनी जी। इन्हीं ने एक संदेश इस प्रोग्राम के माध्यम से देश को दिया और ये कहा कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ जी, तो कांग्रेस पार्टी देश की लड़ाई लड़ रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराया जी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो जब इन्होंने ये बात कही है तो इस बात को साफ कर दूं
राजीव त्यागी जी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के फेल होने के बाद इटावा के डीएम एलन ऑक्टिवा ह्यूम को एकदम से प्रमोट करके वाइसराय का असिस्टेंट एडवाइजर बना दिया गया और कहा गया कि अब तुम्हारा काम यह है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जो अंग्रेज हुकूमत के साथ मिलकर उनके इशारे पे काम करें। और 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को महाराष्ट्र में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में फैजल साहब मैं हंसी नहीं रोक पा रहा हूं अपनी एक बैठक की असीम वकार साहब कह रहे हैं, बात सुन लीजिए। असीम वकार साहब जो है ना, असीम वकार साहब की स्थिति नहीं मुझे और समाजवादी पार्टी के नेताओं की स्थिति शत्रुमुख जो है अपना शिकारी को अपनी बात नहीं कह रहा हूं मैं, तो आपको आपकी वकार साहब आप मेरी हिस्ट्री मत बताइए, आप लोहिया जी को पढ़ने का काम करिए। लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। देखिए मैं बहुत कर रहे हो आपकी बात, देखो आप उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। बहुत आप बोलने दी एहतराम से आपकी बात सुन रहा था, लेकिन अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे और बता रहे हो लोगों फिर आप उससे बिल्कुल सेम की बात रखिए। जब आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। हाँ बोलिए। अरे आप चैलेंज मत करिए वकार साहब, मेरा चैलेंज मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। चलिए आज इसी मुद्दे पर बहस हो जाए कि आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा। नहीं चलिए उनको अपनी बात कहने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। नाराज ज्यादा आप जिस मुद्दे नहीं है उनको बोलने दीजिए या आप उनकी मैं तो देश को आपकी हकीकत बता रहा हूँ। आपने जो बात कही वो झूठ थी। हमारी हकीकत देश आप आजादी की लड़ाई नहीं लड़ देश के नेताओं ने देश आजाद हुआ और लोहिया जी भी कांग्रेस में थे जो आपके 13 सर्वेसर्वा थे। चलिए राम मनोहर लोहिया सर आपसे लोहिया साहब पर किस वक्त मेंबर थे? राजीव त्यागी 2014 की हो रही थी तो आपको 1885 का मुद्दा नहीं बताएंगे अपना इतिहास। कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी है और अगर आप 1885 का मुद्दा उठाया है तो आपने सुनने की क्षमता होना चाहिए। कांग्रेस देश को आगे लेने जानती है। चलिए आप तो और क्या आप आगे लेके जा रहे हैं, हम पीछे लेके जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में हम देश को पीछे लेके जा रहे हैं। चलिए अकेले आप ऐसे आदमी जो आपके पास वापस आएंगे, कैसी बात करते हैं मजाक राजीव वाली बातें और पूरी बात सुने। राजीव त्यागी जी क्षमता रखिए, उनको बोलने बात रखिए सुनने का। आपसे कैसे बहस होती है? जब आप फैजल साहब जब आप जो बात बोल रहे हैं आपको बुरा लग रहा है तो आपको अपनी बात करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि आपसे ज्यादा अकलमंद लोग बैठे हुए हैं तो आपको जवाब देंगे। चलिए तो आपको देखिए बात सुनने की क्षमता भी रखना चाहिए। फिर आप बोल लीजिएगा। आप में क्षमता ही नहीं बात कहने की। नहीं आप बोलने दीजिए प्लीज आप उनको पहले बोलने दीजिए वकार साहब को, फिर आप बोलिएगा। हाँ वकार साहब अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। आसिम वकार साहब अपनी बात। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि देश को जिन्होंने कहा गुमराह करने की बात की कि अंग्रेजों से आजाद करा रहे थे, तो मैं ये बात को खंडन करता हूं। अंग्रेजों के साथ चलकर अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे जी। अंग्रेजों के साथ हमारे साथ साबित जिसके बाद बातें ना हो। नंबर 1 राजीव त्यागी सर विलियम कह रहे हैं वो नहीं जॉन जर्डाइन और एलन ऑक्टिवा ह्यूम। नहीं आपसे वकार साहब ये जानना चाह रहा हूँ। वकार साहब ये बताइए पुरोधा समाजवादी के नेता है अधिकारी हैं, तीनों स्टेट रहने वाले थे, ये तीनों सिलेक्टेड राजीव त्यागी जी डीएम होकर आए। वकार साहब आपके पास वापस आएंगे। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कहां से आजादी की लड़ाई लड़ रही थी? राजीव त्यागी जी और वकार साहब आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने सबकी बात सुनी, समाजवादी पार्टी की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी सुनी और बीजेपी की भी सुनी। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इनका अपना होगा कि कांग्रेस के इतिहास से लेके कांग्रेस की जो अभी जो गति है, जिस स्थिति में कांग्रेस है, उसके ऊपर पत्रकार और सहाफी के तौर पर पूर्णिमा क्या सोचती है? नहीं देखिए, ये बात तो सच है कि कांग्रेस में एक लीडरशिप क्राइसिस है आज की डेट में, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए बैकग्राउंड अगर आप कांग्रेस का देखिए तो हमने देखा है कि कांग्रेस इससे भी बदतर परिस्थितियों से होकर गुजरी है और गुजर के फिर से वापस आके एक दूसरे रूप में दिखी है। एक हमें वो समय भूलना नहीं चाहिए जब कांग्रेस में स्प्लिट हो गई थी और नरेंद्र तिवारी ने अपनी अलग कांग्रेस बना ली थी, तो कांग्रेस से बड़े बड़े नेता गए हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी इस तरह की क्राइसिस को झेल चुकी है, लेकिन फिर से वो वापस आई है। तो उसकी मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कांग्रेस की अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से हो रहा है। हमारे को ये इंडिया की पॉलिटिक्स की रियलिटी को सोचना होगा कि वो यूनिपोलर कभी नहीं हो सकती
सकती है। हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें बाईपोलर पॉलिटिक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग इस देश में नहीं है। और अगर कोई भी ये सोचता है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी बिकॉज कि इनकी लीडरशिप में आज जो प्रेजेंट लीडरशिप है उतनी लीड करने की क्षमता नहीं दिख रही है, तो ये गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस, जहां तक हमें एज अ जर्नलिस्ट हम जो देखते हैं चीजों को लगता है कि डिस्पाइट देयर लीडरशिप कांग्रेस विल बाउंस बैक, क्योंकि वो लोगों की जरूरत है, उस तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की लोगों को जरूरत है। और ये ठीक है, आज की डेट में कांग्रेस बहुत अपने मतलब सबसे लोएस्ट उस पे होगी, अगर रंग पे है तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में बहुत क्राइसिस है, लेकिन कांग्रेस ऐसा पार्टी खत्म हो जाएगी ये थोड़ा सा हास्यास्पद होगा। नहीं, जिस तरह की बात अभी उठाई वकार साहब ने, उन्होंने तो कांग्रेस के पूरे अस्तित्व पे पूर्णिमा ये कह दिया कि जिस तरह से कांग्रेस बनी थी, एयू में जिस तरह कांग्रेस बनी थी, वो बनी ही थी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ देने के लिए या उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अगर मैं समझ पाया वकार साहब की बात वो। लेकिन इसके साथ साथ एक सच्चाई ये भी है कि यही वो पार्टी है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया, तो इसको भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जैसा राजीव त्यागी कह रहे थे, पूर्णिमा ने भी कहा कि कांग्रेस के बगैर देश की कल्पना करना, देश को के बारे में सोचना शायद जल्दबाजी साहब। एक सच्चाई ये भी है कि बीजेपी आज जो इतनी बड़ी संख्या में कह रही है कि हम आए हैं सत्ता में और वो कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनके पास 31% वोट है, तो मतलब 69% वोट कहां है? तो वो 69% वोट क्या बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा आने वाले दिनों में? ये मान के चलना बहुत गलत होगा। जी 31% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आज भी 44 सीट लेने के बावजूद 20% वोट पूरे देश का कांग्रेस पार्टी के पास। चलिए आपके पास वापस आएंगे राजीव त्यागी जी, यहां वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। केसर की बारिशें डूब चली, रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या कांग्रेस का समाप्त होना बिल्कुल तय है? क्या जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह से वहां खलफशार मचा हुआ है, जिस तरह से बगावत हो रही है कांग्रेस में, जिस तरह से अलाइज उनसे किनारा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मोदी जी ने जो बात कही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उस तरफ देश जा रहा है? यहां पे हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और देश जो है, मुल्क जो है यूनिपोलर नहीं हो सकता है। और ये याद रखिए कि 31% लोगों ने ही सिर्फ बीजेपी के लिए वोट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि 69% लोग अभी भी ऐसे हैं जो दूसरी विचारधारा, जिसमें प्रमुखता से कांग्रेस का नाम लिया जा सकता है, उसको चाहने वाले और उसको मानने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉली साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। यहां पर पूर्णिमा त्रिपाठी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अभी भी जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है वो सिर्फ 31% है। इसका मतलब यह है कि 69% लोग आज भी बीजेपी के खिलाफ हैं और वो 69% लोगों में बहुत बड़ी तादाद वो ऐसी है जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं या कांग्रेस को मानने और चाहने वाले हैं। क्या कहिएगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर इतनी कम तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग इन चुनावों में हमारे सामने और देश के सामने आए और हमने यूपी से बहुजन समाज पार्टी का सफाया हो गया, समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का 82 सीटों में से सफाया हो गया, अगर कहीं पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएं तो मुझे राजनीतिक पटल के ऊपर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो बहुत सालों से
राजनीति करती रही हैं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की आंधी के सामने कहीं दिखाई नहीं देंगी। हाँ, मैं पूर्णिमा विद्यार्थी जी की बात से सहमत हूं कि पूरे देश के अंदर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मोदी जी ने कहा था वो उन्होंने कर दिखाया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। और मेरे अभी कांग्रेस के मित्र बड़ी बात कर रहे थे, मैं उनको बड़े अदब से कहना चाहता हूं, उन्होंने गलतियां नहीं करी हैं, उन्होंने ऐतिहासिक ब्लंडर्स किए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता विभिन्न भ्रष्टाचार के कांडों के अंदर लिप्त पाए गए, आम जनता के अंदर उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। और मोदी जी के पक्ष में कंप्लीट मेजॉरिटी से सरकार का बनना इस बात का पक्षधर है कि जो मोदी जी ने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। और आम जनमानस में चाहे लेकिन आपने बात की है कि मोदी जी की आंधी, जौहरी साहब आपने कहा मोदी जी की आंधी, आपको ही मालूम हो गया ज्योग्राफिकल अगर इसकी बात करें आंधी की तो वो भी ज्यादा समय तक नहीं रहती है। और सियासत का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान की सियासत में इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह का जो उन्माद है या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहती हैं। कहीं ना कहीं अब आपसे पूर्णिमा त्रिपाठी एक सवाल पूछना चाह रही हैं जौहरी जी। आप इसको उन्माद कहकर, उन्माद नहीं कह रहा हूं, इस तरह के पॉलिटिकल फेनोमेना विश्वास दिया है मोदी जी के पक्ष में, उसको कहीं ना उन्माद कम करने की कोशिश कर, पॉलिटिकल फेनोमेना की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरह की पॉलिटिकल एक सोच चली, एक लहर चली, वो ज्यादा समय तक रह पाएगी, इस पे सवाल उठा रहा हूं मैं। पूर्णिमा त्रिपाठी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका सवाल उठाना जायज है। अगर मोदी और भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए काम करेंगे, जनता उन्मुखी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे, देश के अंदर रोजगार के साधनों का सृजन कर नौजवानों को रोजगार के और साधन देंगे। हाँ, लेकिन बहुत अगर है जौहरी साहब, आपको रोकना पड़ेगा, अगर बहुत है इसमें और अगर मगर में तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। जौहरी साहब, एक सवाल मेरे मन में उठा, अभी आपने बोला कि थोड़े से वोटों में जो आंधी आई और जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वगैरह का सफाया हुआ, जी बिल्कुल। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं तो फिर आप लोग दिल्ली में चुनाव कराने से इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपको तो बहुत अभी इस वक्त आश्वस्त हो कि चुनाव के लिए बिल्कुल ताल ठोक के जाना चाहिए, तो फिर आप लोग क्यों इधर उधर जोड़ तोड़ की बातें कर रहे हैं और लोगों से, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के एमएलए से संपर्क साध रहे हैं? इसकी क्या वजह है? क्यों कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है? जौहरी साहब, पूर्णिमा जी, ये मीडिया के मित्रों की क्रिएशन है। अगर हमने जोड़ तोड़ से दिल्ली में सरकार बनानी होती तो हम दिसंबर में, जब हम 4 सीटों के आंकड़े से दिल्ली में सरकार बनाने से पीछे रह गए, तभी हमने बना ली होती। इसलिए मीडिया की ये क्रिएशन, चलिए ये बात आपकी मान ली, आपकी ये बात मान ली मैंने। जौहरी साहब, जोड़ तोड़ कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। जौहरी साहब, भारतीय जनता पार्टी फुली फिट है, फुली कॉन्फिडेंट है। दिल्ली और देश की जनता का दोबारा से विश्वास, जिस प्रकार से हमने अभी मई के अंदर पूरी दिल्ली की जनता ने सातों की सातों लोकसभा सीट, आपने अपनी बात कह ली, लेकिन एक बात याद रखिए जौहरी साहब, चुनाव होंगे और उस चुनाव के होने ना होने पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉल ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई उनके अलावा कोई इसके ऊपर मत ले सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फुली प्रिपेयर्ड है दिल्ली में चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। चलिए, आपने अपनी बात कह ली जौहरी साहब। हम चलते हैं लखनऊ में हमारे साथ आसिम वकार साहब हैं। आसिम साहब, आपने विजय कुमार जौहरी की बात सुनी, हालांकि पूर्णिमा त्रिपाठी के सवाल का सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया कि इतने जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा लेते। उन्होंने इस बात के ऊपर जरूर बात की है कि हम लोग कांग्रेस के एमएलए के टच में नहीं है, लेकिन सीधा सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। आप कैसे देखते हैं अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, इसको कांग्रेस की लीडरशिप फेलियर देख रहे हैं या कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ जो चीज है उसको देख रहे हैं? देखिए फैसल भाई, पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, बहुत लॉजिकली सवाल पूछा था। यहां पर जो आपने अभी बात राहुल जी की उठाई है, देखिए मैं कांग्रेस का ना तो कार्यकर्ता हूं ना पदाधिकारी हूं, जाहिर सी बात समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो ये इनका निजी मामला है। फिर भी मैं आपको एक बता दूं, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें पीसी अलेक्जेंड्रा और मक्खनलाल फोतेदार जी का। ये मैं इसलिए यहां बता रहा हूं कि ये हर पॉलिटिकल आदमी के लिए बहुत नायाब इंटरव्यू था। उन्होंने जब राजीव गांधी जी के फेल्यूर पर बात की पत्रकारों ने उनसे, तो उन्होंने कहा कि जब राजीव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और कुछ गड़बड़ होने लगा
कांग्रेस से लोग दूर होने लगे, तो माखनलाल फोतेदार और पीसी अलेक्जेंडर ने बताया कि हम लोग राजीव जी के पास गए और उनसे जाके कहा कि अब आप प्रधानमंत्री हैं देश के और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं बहुत बड़े, तो अब आप अपने निजी दोस्ती और निजी रिश्तेदारी को पार्टी से और संगठन से और सरकार से दूर रखें। जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, अपनी बात कहिए। जी, यहां उन्हीं लोगों का काम है जो पॉलिटिकल लोग हैं और जिनके पास जहन अच्छे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो पब्लिक आपको दूर कर देगी। ये सवाल उन्होंने जब उठाया और मैंने सुना तो मुझे आज भी याद है। दूसरी बात बता दूं आपसे कि अभी जॉली साहब ने जो बात कही कि मोदी जी का जादू था या 31% वोट थे या इन्हीं ने हमारा सफाया कर दिया, मैं यहां बहुत सीधी सीधी बात इनसे पूछ रहा हूं जॉली जी से कि झूठ और फरेब के बल पे चुनाव लड़ा आपने देश के लोगों को यह ख्वाब दिखाया कि आप जब आएंगे तो आलू 1 रुपए किलो कर देंगे, देखिए पेट्रोल 25 रुपए, आप जो बात कह रहे हैं वकार साहब, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, इलेक्शन में तो सारे लोग एक ही तरह की बात करते हैं। बात तो सुन लीजिए जनाब पूरी। जी, आपने कहा 82 सीट में आपने हमारा सफाया कर दिया। अब इसको दूसरी तरह से देखिए, अभी उत्तरांचल में चुनाव हुआ, 3 सीट पर उपचुनाव हुआ जी, तो उसी जनता ने जिसने आपको उत्तरांचल में सारी सीटें दी थी उसने उपचुनाव में आपका सफाया कर दिया। यानी आपकी झूठ और फरेब पर से पर्दा उड़ गया जी, लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने आपको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। चलिए आपने अपनी बात कही। आपको राजीव त्यागी जी, जो सवाल मैंने इनसे किया था कि क्या ये जो फेलियर है, दूर की बात नहीं है, जो फेलियर है वो कांग्रेस में स्ट्रक्चरल फेलियर है, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है, या लीडरशिप के लेवल पे कोई इश्यू उठ रहा है? इसलिए कि बार बार जिस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके, प्रमोट करके एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई पार्टी में, वो कहीं कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। असेंबली इलेक्शंस में हम लोगों ने देखा उनका कैरिश्मा जो था, अगर कुछ था वो नहीं चला। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उस कैरिश्मा को और रंग रोगन देकर के चलाने की कोशिश की गई, वो नहीं चला। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये बात आ गई है, रियलाइजेशन होना चाहिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में, कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी में, जो बात कह रहे हैं वकार साहब कि भाई भतीजा और अपनी दोस्ती नातेदारी को छोड़ करके पार्टी को देखा जाए। कांग्रेस में अभी ऐसा समय नहीं है कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं। हर तरफ उनके खिलाफ बात उठ रही है, और उन बात ना भी उठे राजीव त्यागी जी, ये तो मानिएगा कि लीडरशिप के लेवल पे वो फेल हुए। देखिए फैजल साहब, जमहूरियत में आप एक ही नाव में सवारी करते हैं जी, और जब एक नाव में सवारी करते हैं, कई बार कोई उद्दंड यात्री जो होता है उसकी उद्दंडता की वजह से वो पूरी नाव डूबती है। आप लोग बात सीधी नहीं करते। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हम उसको उसी पे आ रहा हूं जी। राहुल गांधी जी निश्चित रूप से उन उद्दंड लोगों की वजह से सजा भोग रहे हैं। कौन है वो लोग? वो लोग बाग ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, वो लोग बाग ऐसे हैं जिन्होंने बेलगाम होकर के बयानबाजी की, जिस बयानबाजी को लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने नकारने का काम किया। अगर हम आज भी इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका मतलब कांग्रेस को राजीव भाई नाम ले लीजिए यहाँ पर, कांग्रेस को डिस कर रहे हैं। कांग्रेस कह रहे सब नाम भी ले लूंगा, आप चिंता न करें, मेरी पार्टी का मामला मुझे बोलने दीजिए, मैं नाम भी ले लूंगा जी। उन लोग अगर हम आज भी अपनी कमियां स्वीकार नहीं करेंगे, उनको दूर नहीं करेंगे, तो कैसे हम आवाम के सामने जाएंगे? आवाम के सामने जाने के लिए हम लोगों को अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, और दुरुस्त करने की प्रक्रिया हमारे शुरुआत है। नहीं, आपके यहाँ एक सवाल आपसे आपके यहाँ इस तरह की प्रक्रिया शुरू है कि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, लोग आगे कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से नहीं, वही सवाल कहना चाहता हूं। लोगों के जहन में बात यह है कि कांग्रेस अब क्या कर रही है, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस कैसे लोगों का विश्वास हासिल करेगी, ये सबके जहन में है लोगों के, और विशेष रूप से उन लोगों के जहन में जिन्होंने 20% लोगों ने हमें पिछले लोकसभा चुनाव में वोट किया है। क्या मैं एक सवाल पूछता हूं लोगों से, क्या गांधी एक इंस्ट्रूमेंट है? क्या गांधी परिवार इंस्ट्रूमेंट है कांग्रेस के लिए कि बस आप उनको इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करिए, जब वो राज दिला दें तो बहुत अच्छे हैं, जब राज न दिला पाए तो आप उनको कहिए कि नहीं इंस्ट्रूमेंट बेकार हो चुका, फेंक दीजिए? गांधी कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहे। गांधी परिवार ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी, कुर्बानी देकर के देश को सींचने का काम किया। और मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी की क़यादत में 2009 में हम लोगों ने 21 सीट यूपी में जीती थी और पूरे देश में 206 सीट जीती थी। तब राहुल गांधी जी को उसका हम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में हम कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं जब हम देख रहे हैं कि 2G स्कैम में जो डीएमके के द्वारा किया गया और उसकी सजा हम लोग भोग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर था। हाँ,
यस, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने तो बहस के शुरू में स्वीकार किया कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे अगर हम लोग बाग अपनी सरकार को भी कुर्बान कर देते और अच्छी तरह से भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करते तो लोग बाग समझते इस बात को। हमारी कोशिशियों में कमी रही। आपने अपनी बात कही। पूर्णिमा त्रिपाठी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बात कर रहे हैं राजीव त्रिपाठी की कांग्रेस ने बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन अब ये लग रहा है कांग्रेस कुर्बानी ले रही है, कहीं ना कहीं पार्टी की कुर्बानी हो रही है। नहीं फैसल साहब, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेसी सिर्फ कुर्बानियों के बल पे कितने दिन तक लोगों से सीटें या वोट सही बात, बहुत अपील करते रहेंगे। आप लोगों के लिए लोग और जनता और पार्टी के बीच कनेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ कुर्बानियों से आप इमोशनली ब्लैकमेल करके अब नहीं लोगों को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप ये कहने की पार्टी का ग्राउंड लेवल पे कनेक्शन बिल्कुल खत्म है। पीपल कनेक्ट बिल्कुल नहीं है, और ये इन लोगों को चिंता भी नहीं है कि उस पीपल कनेक्ट को कैसे वापस लाया जाए। ये नहीं है कि लोगों ने कांग्रेस को मौके नहीं दिए हैं, 2 बार, दूसरी बार इसीलिए चुन के लाए कि उन्होंने दूसरा मौका दिया, लेकिन उस मौके को जिस तरह से इन्होंने गंवाया है और उसको सुधारने की कोई कोशिश अभी भी इनकी तरफ नहीं हो रही है, तो ये लीडरशिप का ही फेलियर माना जाएगा। लीडरशिप जो होता है वो है मेरी, इनको बोलने बुल बाय हिज हॉर्न। मतलब अभी भी ये जो समस्या सामने मुंह बाय खड़ी है कि कैसे लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, ये उस समस्या को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। टैकल करना तो दूर की बात है। जी, आपके बात ये कह रहे नहीं, एक इसको कैसे आप देखिए, मुझे आप समझाइए। मैं ये देखता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी का डिजास्टर हुआ, इस तरह से इलेक्शन में बुरी तरह से हार की आई, उसके बाद आपके बड़े नेता आकर के टीवी पे दे रहे हैं कि इस इलेक्शन के चुनाव के परिणाम से राहुल गांधी की लीडरशिप को कोई लेना देना नहीं। जब कोई सेनापति होता है तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप देखिए, जैसे जब जनता दल यू का इलेक्शन में सफाया हुआ बिहार में, तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। आप उसको कह सकते हैं कि मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश या पॉलिटिक्स है, लेकिन एक एग्जाम्पल तो सेट किया। उसी तरह से आपके आसाम में गोगोई जी ने भी ऑफर किया था, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया। रिजल्ट आए 16 मई को जी, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने आकर के पूरी प्रेस के सामने स्वीकार किया कि हम हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कह सकता हूं मैं आपने, जो पूर्णिमा जी ने बात की, क्रेडिट की जो बात की, मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं पूर्णिमा जी से। विगत 10 सालों में सरकार और पार्टी में तारतम्य नहीं रहा। ये तो कह रही है पार्टी और ग्राउंड लेवल पर उसी पे आ रहा हूं। सरकार और पार्टी में तारतम्य नहीं रहा, सरकार पार्टी और कैडर में तारतम्य नहीं रहा, लोग से जुड़ाव जिसे कहते हैं वो नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारा जो कैडर है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक निराशा लगी कि सरकार में हम लोग बाग होने के बावजूद भी हम लोग बाग अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को, अपने लोगों के काम नहीं करा पा रहे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि विगत 10 सालों में, जैसे जॉली जी ने भी एक बात कही थी, बहुत सी बात की थी जॉली साहब ने, कि इंक्लूसिव ग्रोथ जहां हो उसको करने के लिए निश्चित रूप से बड़ा मादा चाहिए। कांग्रेस ने इंक्लूसिव ग्रोथ 10 साल में की, जो कार्यक्रम हम लाए, अधिकार सम्मत हमने लोगों का जीवन बनाया, सारा चीज नकार दिया गया। सारी चीज नकार दी एक वजह से, सिर्फ एक वजह से। देखिए, पॉलिटिकल जीवन में या सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति रहते, मतलब आप कहीं से ये मानने को तैयार नहीं कि लीडरशिप का कोई क्राइसिस है। मैं एक बात, आप ये मानने को तैयार, सेंटेंस सुनिए आप प्लीज। पॉलिटिकल जीवन में, सामाजिक जीवन में जो लोग बाग रहते हैं, उनको चारित्रिक रूप से बहुत सुदृढ़ रहना चाहिए, उनको भ्रष्टाचार से बचना चाहिए, तभी आप लोग बाग आगे बढ़ पाएंगे। रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी की बात यह है कि राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक थे, उन्होंने अकेले मेहनत की और मेहनत करके पूरे देश में कोशिश की कि जो सरकार राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की और अपने प्रचार के बलबूते पे 44 सीटें दिलाई। और मैंने ये कहा 20% वोट फिर भी उनकी वजह से मिला। सीट कितनी आई? क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए जमहूरियत में तो जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत में सर इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो संशय नहीं है। लेकिन मैं नंबर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला है, जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है 40% से कम वोट नहीं मिला किसी को। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो, देखिए भारतीय जनता पार्टी जीतने का कारण ये है कि जॉली साहब से पूछ लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, पूरे नॉर्थ वेस्ट में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ। जॉली साहब, आप राजीव त्यागी जी की बातचीत सुन रहे हैं, इन्होंने कहा कि देखिए ये जीत के आए हों, पूर्ण बहुमत की जो सरकार रही है उसको 40% वोट मिले हैं हमेशा, लेकिन आपको पूर्ण बहुमत के बावजूद 31% वोट मिला है। और सबसे बड़ी जो आपकी उपलब्धि रही है, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा है, वो रहा है पोलराइजेशन ऑफ कम्युनल वोट्स या कम्युनल पोलराइजेशन, जिसकी वजह से समाज के एक तबके में वोट पोलराइज हुआ और आपकी जीत हुई। बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर राजीव त्यागी लगा रहे हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, आरोप लगाना तो मेरे कांग्रेस के मित्रों से कोई सीखे, लेकिन ये सच्चाई है कि इन चुनावों के अंदर इट वाज अ मैच बिटवीन मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी उस रेस में पिछड़ गए।
अब उस रेस में पिछड़ने के बाद जब 10% सीटें भी टोटल लोकसभा की कुल सीटों में से कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई, और आज जिस प्रकार से संसद के अंदर विपक्ष की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कुर्सी भी पाने में वो असमर्थ साबित हुई है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को स्वयं अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपना आत्मलोकन करना चाहिए। लेकिन ये जरूर है 31% वोट लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मेजॉरिटी 272 के जादुई आंकड़े को पार कर गई और आज 300 से ज्यादा सीटें अपने घटक दलों के साथ, जो अलग देश के जगहों से वो जीत के आए, उनके साथ एक मजबूत सत्तारूढ़ शासक दल के रूप में उभर के आई है। और उसके अंदर मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी के सबके नेताओं का जो एक टीम वर्क रहा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का रहा, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर अभूतपूर्व काम कर देश की जनता का अभी इलेक्शन नहीं है, जीता है, जाली साहब इलेक्शन नहीं है, अभूतपूर्व इलेक्शन नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करें, लेते हैं ब्रेक। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ खुली बहस में मौजूद हैं राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस के तर्जुमान विजय कुमार जौली साहब, बीजेपी के लीडर सीनियर सहाफी पूर्णिमा त्रिपाठी, और लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर आसिम वकार साहब भी मौजूद हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से एक के बाद दिग्गज जिस तरह से विरोध हो रहा है, जिस तरह से बगावत हो रही है, उसको कांग्रेस वाले आज भी नहीं मान रहे हैं। ये इसी बात से खुश हैं कि अभी भी कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है और कांग्रेस ने बहुत संघर्ष देखा है, बहुत बुरे दिन देखे, कांग्रेस वापस आ जाएगी। हम चलते हैं पूर्णिमा त्रिपाठी के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वक्त आ गया है कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए पार्टी में। और जिस तरह से पिछले इलेक्शन और उससे पहले भी ये देखा गया है कि प्रियंका गांधी, जिसमें एक कैरिश्मा है, जिसमें एक पब्लिक से इंस्टेंट कनेक्ट की बात जो एक क्वालिटी होती है वो है, उनको आगे लाने का वक्त आ गया है क्या पूर्णिमा? देखिए, लीडरशिप चेंज तो खैर पार्टी का अपना मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस तो है और इस क्राइसिस को इन्हें कहाँ मान रहे राजीव त्यागी? तो मान ही नहीं रहे। हाँ, यही प्रॉब्लम है, इनकी ना उसको मानेंगे और ना उसको वो कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से इनकी हालत बुरी से बदतर होती चली जाएगी। देखिए आप हर जगह विरोध, लेकिन लीडरशिप की क्राइसिस है ये, हम जब तक मानेंगे नहीं, हम उसके तरफ जाहिर सी बात, जब तक हम मर्ज नहीं मानेंगे दवा नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये इन लोगों को मानना पड़ेगा। दूसरा, जहां तक आपने प्रियंका की बात की, ठीक है, प्रियंका का भी बहुत ज्यादा कोई सस्टेन्ड बेसिस पे लीडरशिप क्वालिटीज हमने नहीं देखी हैं। वो सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान आती हैं, काफी उनका अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने देखा है, लेकिन सस्टेन बेसिस पे वो सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं, ये हमें नहीं मालूम। नहीं, लेकिन राहुल गांधी आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बात कही है पूर्णिमा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि कांग्रेस पार्टी का पब्लिक से कनेक्ट वो खत्म हो गया है, और इस बात को राजीव त्यागी नहीं माना है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है प्रियंका गांधी का कैंपेन और उनका कैंपेन स्टाइल, तो ये लगता है कि इंस्टेंट जो कॉर्ड है वो जोड़ पाती हैं जनता से, और इसी की जरूरत है शायद। बिल्कुल, संवाद वो स्थापित कर लेती हैं लोगों से, एक डायलॉग वो कर सकती
सकती हैं, लेकिन वो कितना मर्म समझती हैं और उस मर्म का इलाज उनके जहन में है या नहीं है, ये हम अभी नहीं जानते हैं। इसलिए प्रियंका ही एक ऑल्टरनेटिव है राहुल की, हम ये नहीं कह सकते हैं अभी किसी उस पर। हाँ, राहुल गांधी के लीडरशिप में हम जरूर देख रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, उनमें एक कदम आगे 2 कदम पीछे चलने वाली एक टेंडेंसी जो देखते हैं कि वो कुछ एकदम कोई एक मुद्दा पे बहुत एग्रेसिवली सामने आते हैं, फिर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत नी जर्क रिएक्शन लीडरशिप में काम नहीं आता है। अगर वो लीडरशिप उनको चाहिए अपने आप को प्रूव करना है तो सामने आके खड़े होके हर तरफ की सिचुएशन में उसको अपने आप को उनको इन्वॉल्व करना होगा, जो वो शायद नहीं करना चाहते हैं। आप एक सवाल और पूछ लेते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के हार के बाद अभी जॉली साहब ने उठाया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी उनको कुर्सी नहीं मिल पाई है, लेकिन उसके बावजूद जो लीडर जो बना कांग्रेस पार्टी का वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। क्या नहीं लगता है आपको पूर्णिमा जी कि ये बहुत अच्छा मौका था उनके लिए सीखने का भी और अपने आप को प्रूव करने का भी कि कांग्रेस के लीडर ऑफ द हाउस तो हो ही सकते हैं? ये तो बिल्कुल हमें लगता है कि राहुल गांधी ने एक मौका गंवा दिया। वो ठीक है, कोई बात नहीं, 44 सीटें ही हैं, लेकिन अगर वो लीडरशिप अपने हाथ में लेके कांग्रेस पार्टी का जो भी व्यू पॉइंट है, वर्ल्ड व्यू है, जो भी है, जितना भी उनको समझ में आता है, पार्लियामेंट में अगर उसको लोगों के सामने रखते, लोग अपने बात को आगे रखते, तो शायद लोग देखते कि हाँ, इनमें कुछ क्षमता है लीडरशिप की। उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली। चलिए हम विजय कुमार जॉली के पास चलते हैं, बीजेपी के लीडर हैं हालांकि, लेकिन उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में आप खुद कह रहे हैं कि रेस में राहुल गांधी पिछड़ गए और दौड़ते हुए ओलंपिक का रिकॉर्ड सेट कर दिया नरेंद्र मोदी ने। क्या लगता है कि ये घोड़ा जो दौड़ रहा है, क्या इसको दौड़ में रहना चाहिए या वक्त आ गया है कांग्रेस पार्टी इनसे कुछ किनारा करके किसी नए घोड़े को सामने लाए? देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा ये कांग्रेस के मित्रों को स्वयं तय करना है जी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर आपके घोड़े को टक्कर देने के लिए एक तो आदमी चाहिए, आपका जो इतना जबरदस्त जी। हमारा तो ये मानना है कि कांग्रेस सशक्त रहे, कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर सके और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर जो वाक्य युद्ध छिड़ता है उस वाक्य युद्ध में हमारा कोई मुकाबला कर सके, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो जॉली साहब, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का क्यों नहीं देते हैं? लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो राइट है कांग्रेस को दीजिए। देखिए इसका निर्णय तो रूल्स के अधीन जी संसद के अंदर जो स्पीकर महोदया हैं उनको करना है और स्पीकर बनने के बाद कोई भी सांसद, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सशक्त अपोजिशन चाहिए, आपको होता है क्रेडिबल जो रूल्स ऑफ द गेम है। आप कहें कि आज कांग्रेस को आप प्रधानमंत्री पद के लिए उनको आगे लीड दे दें, रूल्स के विरुद्ध होगा तो वो नहीं हो पाएगा। अगर रूल्स के अधीन कांग्रेस उस पद को लेने की हकदार है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हमारा यह मानना है राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अगर रूलिंग पार्टी की एक महत्वता है तो एक सशक्त विपक्ष की भी बहुत अधिक अनिवार्यता है और हम इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। ये कांग्रेस को तय करना है, कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर सकेगा, कौन घोड़ा अश्वमेघ की तरह भागते हुए नरेंद्र मोदी जी के घोड़े को रोकने की ताकत और क्षमता और शक्ति दिखा सकता है, हम ये देखना चाहते हैं। चलिए राजेश त्यागी जी, आपने बहुत बात सुनी जॉली साहब क्यों कह रहे हैं कि अभी तो कोई घोड़ा नहीं है, अभी जो इनका जो घोड़ा है अश्वमेघ वो दौड़ रहा है और उसको हराने के लिए आप लोगों के पास अभी कोई नहीं है। लेकिन एक बात जो पूर्णिमा ने कही कि लीडरशिप क्राइसिस को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि राहुल गांधी में ऑर्गेनाइजेशनल जो सलाहियतें हैं वो ज्यादा हों, लेकिन लीडरशिप के लेवल पे वो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं। इसको मान लेने में और उसके साथ साथ अगर गांधी डायनेस्टी से ही कोई आता है तो प्रियंका गांधी है, नहीं तो कांग्रेस में तो एक लाइन है लीडर्स की, उनको मौका क्यों नहीं देती आपकी पार्टी? देखिए फैजल साहब, एक तो मैं कह दूं जॉली साहब से, सन 51 में जो पहला चुनाव हुआ जी 1951 में, उसके बाद से लेकर 2014 तक कई बार इनका जो अश्वमेघ या गुआ भारतीय जनता पार्टी, उसका घोड़ा कई बार पिटा, कई बार गिरा, उस वक्त आप कई बार दबा। जो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग इस बार पूर्ण बहुमत में आएंगे तो उस पर इटलाए ना, और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स से मैं कहूंगा कि वो लोग बाग इससे हताश ना हो। ये जीवन प्रक्रिया का खेल है, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो वक्त है, वक्त जो है आदमी को कभी अर्श पे पहुंचाता है तो वक्त कभी कभी फर्श पे पहुंचाता है। लेकिन ये बताइए, कांग्रेस है उसको अर्श तक पहुंचाने के लिए कोई नया लीडर आएगा? मैं बता रहा हूं,
देखिए, कांग्रेस को फर्श से अर्श पे ले जाने के लिए कांग्रेस को यह तलाशना होगा कि हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनसे हम ना भटके, हम लोग अपने वर्कर्स का पूर्ण ध्यान रखें और उनको साथ लेकर के एक ऐसा आंदोलन करें जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो। जो उसने वादे किए थे, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो पाकिस्तान के फ्रंट पे हो, चाहे वो आतंकवाद के फ्रंट पे हो। मेरे काबिल दोस्त जो बैठे हैं जॉली साहब, ये हमारे चीफ मिनिस्टर को प्याज दे के आए थे। तो फैजल साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कुछ पैसे उधार दे दीजिए। टमाटर 72 रुपए किलो हो गया है, मैं कुछ टमाटर प्याज खरीद के आलू खरीद करके जॉली साहब को देना चाहता हूं, जिससे कि महंगाई पे काबू करे। महंगाई तो काबू करे कम से कम, महंगाई तो काबू करे कम से कम। जॉली साहब, ये आपके यहाँ टमाटर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लेके आऊंगा जॉली साहब आपके यहाँ 5 किलो टमाटर, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। 10 साल जिस पार्टी ने केंद्र में राज किया, 10 साल जिसने फिस्कल बजट का दिवाला निकाल दिया, जिस पार्टी ने देश। अरे तो आप क्या कर रहे हैं जॉली साहब, आप भी तो टमाटर वैसे ही महंगा कर रहे हैं। आप 50 दिन के अंदर पिछले 10 साल के पूरे खामियाने को निकालने का हमारे ऊपर बोझ डालने हमें समय दीजिए। हम इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, हम फिस्कल बजट को भी ठीक करेंगे, हम जमाखोरों के ऊपर भी लगाम लगाएंगे। अभी तो आपने हमें 5 साल बाद आप सत्ता से भी हट जाएंगे, खाली खजाना दिया है। वो जो खजाना चलते हैं लखनऊ, आसिफ वकार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेरित जो पूरी जॉली साहब आपके पास वापस आऊंगा। अभी आप हमें समय तो दीजिए। जॉली साहब, आपको समय दिया जाएगा सरकार के तौर पे भी और वक्ता के तौर पे भी। चलते हैं आसिफ वकार के पास। मापदंड से, भ्रष्टाचार के मापदंड से, महंगाई के मापदंड से और बजटरी इन्फ्लेशन के मापदंड। जॉली साहब, आपने अपनी बात कह ली। अभी जुम्मा हमने 50 दिन तो हुए सत्ता में आए हुए। सही बात है, 50 दिन हुए सत्ता में आए हुए, अभी इनको पूरा 5 साल बाकी है। उस बजट की जो विशेषता है उनको जनता तक पहुंचने तो दीजिए। आपकी एक एक बात का जवाब मेरे सरकार में रहे। जॉली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जॉली साहब, शासन भी आपको जरूर देगा। देखिए ऐसा है कि जो जॉली साहब कह रहे हैं, अगर किसी दिन नहीं, वो कह रहे हैं कि 50 दिन में सरकार से क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आर्थिक मुद्दों पे कभी भी बहस कर ले। फैजल साहब, आपसे आग्रह करूंगा कि विगत 10 साल के जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पे आप एक डिबेट रखिए और भारतीय जनता पार्टी से जॉली साहब को बुलाइए, मैं अपनी बात रखूंगा। हमने इन्हें बेहतर अर्थव्यवस्था दी है। 2 मंदियां झेलने के बाद 2008 के 2011 की मंदी बेहतर अर्थव्यवस्था। लंबी बात। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा। कांग्रेस बाउंस बैक करेगी, इसी लीडर के साथ बाउंस बैक करेगी, इसी लीडरशिप के साथ बाउंस बैक करेगी। और मैं कहता हूं, ये आपका दावा सेंटेंस कहता हूं, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यार। चलिए, आसिफ वकार साहब, यहाँ पे राजीव त्यागी साहब हैं, वो तबीयत से पत्थर उछालने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं लीडरशिप के साथ, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ और जो भी मौजूदा सूरत हाल है कांग्रेस में, उसी के साथ कांग्रेस फिर से वापस आएगी और पूरे तरह से सत्ता पे काबिज होगी। क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस में अभी लीडरशिप क्राइसिस को ओवरकम करने की सलाहियत है, या अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी लीडरशिप को चेंज करे? समाजवादी पार्टी हमारी नेचुरल हो रही है। नहीं, आपसे एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहां भी उसी तरह की चीज दिखती है, या तो मुलायम सिंह यादव होंगे या अखिलेश यादव होंगे, रामगोपाल यादव होंगे। ये कब तक होगा? जो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे, आपकी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इसमें उन लोगों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने भी कहा था कि ये राहुल अपनी पार्टी के बारे में भी कहिएगा जी, और कांग्रेस का अपना निजी मामला है जी। इस पे ना तो मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं, ना मुझे कोई हक बनता है। जी जी, इस सच्चाई तो यही है। लेकिन हकीकत यह है कि क्राइसिस किसी भी पार्टी में हो तो उस पार्टी की जो सुप्रीम लीडरशिप है उसको खुद सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बेहतर किया जा सकता हो और पार्टी ना कर पा रही हो। तो मैं चाहता हूं कि जो बेहतर ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद सुप्रीम लीडरशिप जो है उसको सोचने के बाद अपने बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्राइसिस खत्म होती है। वकार साहब, आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये बताइए कि जिस तरह की सिचुएशन, मेरा मानना है कि लीडरशिप के दाहिने बाएं जो लोग होते हैं उनसे लोग नाराज होते हैं। चलिए, यही सिचुएशन कुछ हद तक आपके यहां भी देखने को मिल रही है कि वही एक मुलायम सिंह यादव जो नेता नहीं, मेरे क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। और अब ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भी लीडरशिप उस तरह से कारगर नहीं है, कहीं वहां भी लीडरशिप की क्राइसिस दिख रही है क्या आपको?
नहीं, देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी कयादत में जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाया और पूरी पार्टी ने एकजुट और एक मत होकर माननीय अखिलेश यादव जी को अपना लीडर माना है और हम सब की आस्था माननीय अखिलेश जी में है। हमारे क्या किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं है। ये अगर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो ये इल्जाम आप दूसरों के लिए तो अच्छी बात साबित करोगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी सिपाही को आप इस पर ना हिला पाएंगे ना डिगा पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने अपनी बात कही। जॉली साहब हमारे साथ हैं। जॉली साहब, जो बात कांग्रेस के ऊपर लगती है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक ही फैमिली के ऊपर और एक ही फैमिली के इर्द गिर्द इनकी पूरी पॉलिटिक्स घूमती है, उसी तरह की बात हम समाजवादी पार्टी के बारे में भी देखते हैं और कहते हैं। मायावती जी की पार्टी भी उसी तरह की पार्टी है, जितनी भी रीजनल पार्टीज है उसी तरह की है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है जॉली साहब कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर हम नाम गिनाना शुरू करें तो यशवंत सिन्हा के बेटे से लेकर जसवंत सिंह के बेटे तक आपके यहां भी डायनेस्टी का सिलसिला जारी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये पार्टी तय करती है कि उसको कौन उम्मीदवार लोकसभा लगाते हैं कांग्रेस के और निगम के चुनावों में उतारने हैं और इनका भी लेखा जोखा जनता के वोट के द्वारा तय होता है। तो सबसे बड़ा मापदंड जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास, अगर राजा का बेटा राजा बनेगा और जनता उसमें विश्वास अर्पित करती रहे तो हम कितना भी उसके विरोध में बोलते रहे, हमें अंतोगत्वा जनता के निर्णय को मानना पड़ता है, उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो व्यक्ति जनता उन्मुखी कार्यक्रमों में जनता से प्यार, जनता से संवाद और जनता के प्रति कहीं ना कहीं आसक्त रहता है और जनता उसमें अपना विश्वास अर्पित करती है, चाहे वो अखिलेश यादव साहब हो, चाहे राहुल गांधी साहब हो या मेरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनेक नौजवान नेता हो, ये जनता का वोट और डेमोक्रेसी का वोट और बैलेट बॉक्स तय करता है। आपने अपनी बात कह ली, ये भी जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रोकना पड़ेगा। हम पूर्णिमा त्रिपाठी से जानना चाहते हैं। पूर्णिमा जी के जिस तरह की बात जॉली साहब कह रहे हैं, राजीव त्यागी साहब से भी जानना चाहेंगे। और जो बात कही वकार साहब ने कि ये कोई खास बात नहीं है, ये हर पार्टी में इस तरह की होती है और बहुत सफाई से उसको डिफेंड कर रहे हैं जॉली कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक लीडर का बेटा लीडर हो सकता है। जब ये बात है सारी पार्टीज में भी, हालांकि चर्चा नहीं होती है, बीजेपी में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके फादर या तो चीफ मिनिस्टर रहे या एमपीज रहे और वो आज पॉलिटिक्स, तो ये इल्जाम सिर्फ और सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का या इसको पैट्रोनाइज करने का कांग्रेस पे क्यों लगता है? नहीं, ये इल्जाम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई नहीं लगा रहा है। वो अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सफल रहती तो शायद वो इल्जाम नहीं होता। तो सफल तो थी, हमेशा वो राज करते रहे, आज वो फेल हुए। आज चूंकि वो फेल हो गए हैं इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। तो आज कांग्रेस के लीडर्स को ये समझना होगा कि रिलक्टेंट लीडरशिप का जमाना गया। रिलक्टेंट लीडरशिप का जमाना गया। प्राइम मिनिस्टर रिलक्टेंट मनमोहन सिंह जी बने और वो रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर के आपकी बात जॉली साहब को अच्छी लगी। लीडरशिप में क्या इस पार्टी का हश्र हुआ वो हमने पिछले 5 सालों में देखा। अब एक रिलक्टेंट लीडर जो उस पार्टी के ऊपर थोपा जा रहा है, शायद उसके ऊपर पार्टी को बहुत सीरियसली विचार करने की जरूरत है कि रिलक्टेंट लीडरशिप नहीं चलेगी। अब सीधे सीधे लीडर बनना है तो आप आए और नहीं तो रास्ता फिर किसी और के लिए खाली कर दें। नाज़रीन, आपने अभी बात सुनी कि क्या कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है। बहुत अच्छी बात कही है पूर्णिमा त्रिपाठी ने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कि कांग्रेस को रिलक्टेंट लीडर नहीं चाहिए। ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि किसी भी पार्टी में रिलक्टेंट अगर लीडर है तो वो पार्टी को लीड नहीं कर सकता। जब पार्टी को लीड नहीं कर सकता है तो शायद देश को भी लीड नहीं कर सकता है। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।